हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में ड्यू टू नेटवर्क इशू मेरा लेक्चर डिस्कनेक्ट हो गया था। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए कैलकुलेशन कैसे करना है वो कंप्लीट हो चुका था। सिर्फ मैंने फाइनल अमाउंट लिखने से पहले नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, बट आई होप सो वो आपको समझा होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था इन फर्स्ट 5 ईयर हमें 100% डिडक्शन मिलेगा, बिजनेस के नेक्स्ट 5 ईयर में 50% डिडक्शन मिलेगा और उसके बाद वाले 5 ईयर में कंडीशनल डिडक्शन था। कंडीशनल डिडक्शन इज, गवर्नमेंट कहती है सिंस मैंने आपको 10 साल का टाइम पीरियड दे दिया, अब आपका बिजनेस स्टैब्लिश्ड बिजनेस हो चुका है, आप एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नए बिजनेसमैन नहीं है, आपका बिजनेस सेट हो चुका है, तो अब आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करो और बढ़ाओ। तो एक काम करो, अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन ट्रांसफर करो टू सेज रारा अकाउंट। सेज रारा अकाउंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व अकाउंट। SEZ का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रारा री इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व अकाउंट। आप अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन ट्रांसफर करो सेज रारा में। जितना आप ट्रांसफर करोगे सेज रारा में, दैट अमाउंट शुड बी कंपेयर्ड विथ 50%। 50%। 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ द प्रॉफिट। उस फॉर्मूले के थ्रू जो आपको प्रॉफिट आया होगा, हमने फॉर्मूला निकाला था टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ एलिजिबल यूनिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ एलिजिबल यूनिट अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ एलिजिबल यूनिट। उस फॉर्मूले के थ्रू जो भी प्रॉफिट आया होगा उसका 50% कंपेयर्ड विद ट्रांसफर टू सेज रारा विच एवर इज लेस। मतलब फर्स्ट 10 ईयर कुछ अमाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, विदाउट ट्रांसफर यू कैन क्लेम डिडक्शन। बट अगर लास्ट 5 ईयर में आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट का अमाउंट सेज रारा अकाउंट में। अब ये सेज रारा अकाउंट का यूज क्या है? तो गवर्नमेंट चाहती है कि इन द लास्ट 5 ईयर आप बिजनेस को एक्सपांड करो। तो समझो अगर आपका प्रॉफिट है 100 लाख का, समझो उसमें से आपने 30 लाख सेज रारा में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो अमाउंट आपने सेज रारा में ट्रांसफर किया है, इसका रीजन क्या है? तो गवर्नमेंट चाहती कि इन अमाउंट से आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यू आर अ मैन्युफैक्चरर एंटिटी, तो अगर आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है तो आपको नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ेगा। तो आप क्या करो, प्रॉफिट को सेट असाइड करो सेज रारा अकाउंट में और इन पैसों से नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदो। कितने साल में? विद इन 3 ईयर। अगर विद इन 3 ईयर आपने नया प्लांट एंड मशीनरी इन पैसों से नहीं खरीदा तो ये जो 30 लाख है इस पर जो एग्जेम्पशन दिया गया था, डिडक्शन दिया गया था, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और वो 4th ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब इन दिस ईयर समझो आपने 30 लाख ट्रांसफर कर दिया और आपने डिडक्शन भी क्लेम कर लिया 30 लाख का, अज्यूमिंग दैट 50% ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन 30 लाख, तो विच एवर इज लेस में आपने 30 लाख का डिडक्शन क्लेम कर लिया। 3 साल कंप्लीट हो गए और आपने इन पैसों से नया प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदा, तो 4th ईयर में ये 30 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज, सर मैं 3 साल तक क्या इन पैसों को अपने बिजनेस में कहीं और यूज कर सकता हूं? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है प्लांट एंड मशीनरी कितने साल में खरीदो? 3 साल में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 3rd ईयर के एंड में प्लांट मशीनरी खरीदूंगा, 3rd ईयर के एंड में प्लांट मशीनरी खरीदूंगा। तो क्या विद इन दोस 3 ईयर क्या मैं इन पैसों को यूटिलाइज कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट कहती है यस, विद इन 3 ईयर ये 30 लाख को आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट डर।
This amount can be utilized within a period of 3 years for business purpose except for D. Dividend distribution. The amount cannot be utilized for dividend distribution. क्यों? एक बार आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बिजनेस में पैसा वापस नहीं आएगा. जनरली देखो, जब आप बिजनेस करते हो ना तो आपका पैसा रोल बैक होकर बिजनेस में वापस आ जाता है. जैसे मैंने गुड्स खरीदा, पेमेंट किया, वही गुड्स बेचा, डेटर से पैसा मिला, तो जो पैसा गया था रोल बैक होकर मेरे पास वापस आ गया. लेकिन अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो पैसा बिजनेस के बाहर चला गया, और एक बार वो पैसा बिजनेस के बाहर चला गया तो वापस बिजनेस में आएगा, ये पॉसिबिलिटी कम है. पॉसिबिलिटी कम क्या? आएगा ही नहीं इन केस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. ए. असेट्स क्रिएशन आउटसाइड इंडिया. तुमने इन पैसों से कोई असेट्स खरीद लिया इंडिया के बाहर, तो गवर्नमेंट कहती है ये नहीं चलेगा. एंड आर. एनी रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया. एनी रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया. इन तीन पर्पस को छोड़कर आप किसी भी पर्पस के लिए इन पैसों को यूटिलाइज करो, चलेगा. तो लास्ट कंडीशन बहुत सिंपल था. 11th ईयर से लेकर 15th ईयर तक अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन आपको सेजरारा में ट्रांसफर करना पड़ेगा. आपने जितना सेजरारा में ट्रांसफर किया है, such amount to be compared with 50% of the profit. उस फॉर्मूले के थ्रू जो प्रॉफिट आया होगा, whichever is less, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा. अब ये जो अमाउंट सेजरारा में गया, इसका करना क्या है? तो इन पैसों से हमें नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर. अगर नहीं खरीदा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर तो 4th ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा. या विद इन 3 ईयर इन पैसों को अगर मिस यूटिलाइज कर दिया, विद इन 3 ईयर अगर इन पैसों को मिस यूटिलाइज कर दिया, तो जिस पर्टिकुलर ईयर में मिस यूटिलाइज करोगे उस साल आपको टैक्स भरना पड़ेगा. Either the amount is not utilized or amount is misutilized, exemption deduction claimed earlier shall be withdrawn and that amount will be taxable. Now, अब question arise from 1st year to 15th year. क्या हमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA? तो यस, वो जो कॉमन कंडीशन हमने पढ़ी थी ना 80I सीरीज में, बी पारस कंडीशन हमने पढ़ा था, बी पारस. यहां पर भी वो कंडीशन है एक्सेप्ट एस. बिजनेस नया होना चाहिए, स्प्लिट अप होकर या रिकंस्ट्रक्शन होकर नहीं होना चाहिए. पी. प्लांट एंड मशीनरी नया होना चाहिए. ए. बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होना चाहिए. R. Return should be filed on time. Report of CA should be submitted. And income can be recomputed. वो सारी कंडीशन यहां पर भी एप्लीकेबल है in all 15 years. Apart from that, in the last 5 years, सेजरारा में ट्रांसफर करने का ये एक एडिशनल कंडीशन है. तो सिंपल टॉपिक था ये, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, एक्सपोर्ट बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सॉफ्टवेयर डेवलपर लोकेटेड इन SEZ. वहां से आपको एक्सपोर्ट एक्टिविटी करना है. उस एक्सपोर्ट एक्टिविटी के थ्रू जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है. इससे जुड़े हुए मैंने 2 छोटे छोटे एग्जांपल लास्ट लेक्चर में करा दिए थे. तो यहां पर हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे AMT. ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स. जैसे आपने मैट पढ़ा था ऐसे यहां पर ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स is applicable to all the assessee except company. Why except company? Because company के लिए मैट है.
तो यहां पर कंपनी को छोड़कर कोई भी एसएससी, वेदर ही इज इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, सबको एक मिनिमम टैक्स तो भरना ही पड़ता है। अब ये ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स होता क्या है? तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे लोग, ऐसे बिजनेसमैन जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 10 है, जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 80I सीरीज, जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 35AD, ऐसे बिजनेसमैन ह्यूज बिजनेस इनकम कमाते हैं और उस बिजनेस इनकम का 100% या 30% या 50% डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका नेट टैक्सेबल इनकम काफी कम हो जाता है। और अगर उनका नेट टैक्सेबल इनकम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा तो उनका टैक्स लायबिलिटी भी बहुत कम हो जाता है। अब गवर्नमेंट ऐसे बिजनेसमैन को कह रही है, यार ठीक है डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, अच्छी बात है, बट एक मिनिमम अमाउंट का तो टैक्स भरो। आपको एक मिनिमम अमाउंट का तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। अब वो मिनिमम अमाउंट का टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इज 18.5% of your adjusted total income. 18.5% of adjusted total income. Question arise, adjusted total income कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो adjusted total income कैलकुलेट करने के लिए पहले आपका जो इनकम आपने कैलकुलेट किया था, नेट टैक्सेबल इनकम, इसमें एड बैक डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, जो डिडक्शन आपने क्लेम किया था 10AA में, वो एड बैक। इन दिस एड बैक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80I सीरीज, 80I बे IB ICI टू 80IA से लेके टिल 80 RRB QQB RRB, वो सब एड बैक। एड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, एड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। अब 35AD अगर आपको याद हो ना, तो सर ने आपको बताया था सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाता है। अब मान लो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन नहीं मिला होता तो उस पर डिप्रिशिएशन तो अलाउड होता ही ना। तो यहां पर समझो 100 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी है, तो आपने 100 रुपए डिडक्शन क्लेम किया होगा, तो 100 रुपीज एड लेस depreciation on such assets, जिसका 35AD में आपने 100% डिडक्शन क्लेम किया था, मतलब 15 रुपए डिप्रिशिएशन। अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं तो 15 रुपए माइनस कर देना, क्योंकि उतना तो डिप्रिशिएशन हमें एज पर सेक्शन 32 मिलने ही वाला था। यहां पर तो 35AD की वजह से जो मुझे एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल गया था, दैट शुड बी एडेड बैक। तो अगर मैं ये दोनों का नेट करूं ना, तो 85 रुपीज एड बैक हो जाएगा। ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द असेट्स जिसका आपने डिडक्शन 100% क्लेम किया, उसका नॉर्मल डिप्रिशिएशन कितना अलाउड है वो माइनस कर दो। अब जो अमाउंट आएगा दैट इज योर ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम। इस एडजस्टेड टोटल इनकम का कम से कम 18.5% तो टैक्स आपको भरना ही है, प्लस सरचार्ज। कितना परसेंट? दैट डिपेंड्स। इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है तो 50 लाख से चालू हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म है तो 1 करोड़ से। कितना परसेंट? दैट डिपेंड्स। वो जो रेट्स आपने सरचार्ज के याद किए वही रेट अप्लाई करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको NTI नहीं देखना है, यहाँ पर आपको ATI चेक करना है, एडजस्टेड टोटल इनकम। इफ एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख और 1 करोड़, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका रेट अप्लाई कर दो इस पर, एड। इन दैट है एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आया दैट इज योर ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। Now this alternative minimum tax should be compared with your normal tax liability जो आप normally compute करते थे as per slab rate,
जो भी नॉर्मल टैक्स पार्टनरशिप फर्म का होगा तो फ्लैट 30%, तो जो भी आपने नॉर्मल टैक्स नॉर्मल मेथड से एनटीआई पर निकाला होगा वो टैक्स कंपेयर्ड विथ एएमटी विच एवर इज हायर, whichever is higher, the higher amount will be considered as your tax liability. अब इसका एग्जैक्टली कैलकुलेशन करने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं. तो एक पार्टनरशिप फर्म है, ऐसा लेते हैं. अ पार्टनरशिप हैज जीटीआई 300 lakhs, डिडक्शन डे सेक्शन 80 आई, उसने क्लेम किया 200 lakhs, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, और हमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है. तो पार्टनरशिप फर्म का पहले हम नॉर्मल टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल टैक्स. कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल टैक्स. तो जीटीआई 300 lakh लेस डिडक्शन 200 lakhs, so NTI 100 lakhs. अब इस 100 lakh पर हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 30%, 30 lakhs. Since NTI does not exceed 1 crore, since NTI does not exceed 1 crore, सरचार्ज नहीं आएगा. Add health and education cess at the rate of 4%, 1.2 lakh. So 31.2 lakh is normal tax. Is normal tax. Now calculation of AMT. Now AMT कैलकुलेट करना है तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? NTI, सॉरी ATI. कैसे आएगा ATI? NTI 100 lakh plus deduction under section 80I series. That deduction should be added back. So adjusted total income 300 lakh. Adjusted total income 300 lakh. इस एडजस्टेड टोटल इनकम का हम 18.5% निकालेंगे. 18.5% of 300 lakh is equal to 55.5 lakh. Now since ATI is more than 1 crore, surcharge apply hoga. Add in this surcharge at the rate of 12%. तो 50.5 का 12% 6.66, दोनों को ऐड कर देंगे 62.16 lakh. In this add health and education cess at the rate of 4%, 2.4864. So total 64.6464. This is my alternative minimum tax amount. So therefore, tax liability, normal tax, which is 31.2, compared with AMT, which is 64.6464, whichever is higher. Therefore, tax liability is equal to 64.6464. सिंस उसने इतना ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिया था कि उसका टैक्स काफी कम हो गया था, तो गवर्नमेंट कहती है एक मिनिमम अमाउंट का तो टैक्स पे करना ही चाहिए आपको. So your alternative minimum tax amount is 64.6464. Now
ये जो हमने ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स सीखा है, इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एटीआई, एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर किसी का एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा नहीं है, कौन से लोगों का? किसी इंडिविजुअल का, या एचयूएफ का, या एओपी एंड बीओआई का। अगर एटीआई does not exceed तो उनको एएमटी भरने की जरूरत नहीं, उनके लिए ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इनके लिए कब अप्लाई होगा? जब एटीआई 20 लाख से ज्यादा हो, जब एटीआई 20 लाख से ज्यादा हो। तो सिंपल टॉपिक था ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। हु इज लायबल टू पे ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स? So all the assessees are liable to pay alternative minimum tax except company. कितना AMT का रेट है? It is 18.5% of adjusted total income. How to calculate adjusted total income? तो सिंपल, adjusted total income compute करते वक्त आपने जो भी income based deduction claim किया था, जो भी income based deduction calculate किया था, वो सब add back कर दो। तो NTI, in that add back deduction under section 10AA, in that add back deduction under section 80 IA series till 80 QQB RRB, except 80P, that is for cooperative society, and add deduction under section 35 AD. But since आपने 35 AD में पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम कर लिया, उसका डेप्रिसिएशन का डिडक्शन क्लेम कर लो, लेस डेप्रिसिएशन ऑन सच असेट्स। जो भी अमाउंट आया ATI उसका 18.5%, एड सरचार्ज, एड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। जो भी अमाउंट आएगा AMT का, दैट शुड बी कंपेयर्ड विद नॉर्मल टैक्स, whichever is higher. So we have completed AMT. See you in the next lecture.